दोस्तों, आखिरकार पार्ट 3 आ ही गया। मुझे पता है कि इस पार्ट को लाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, और इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मैं उन क्रिएटर्स में से नहीं हूँ जो किसी सीरीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। एक बार अगर मैंने किसी कहानी को शुरू कर दिया, तो उसे उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब तक ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए अगर कभी कभी वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाए, तो उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट, लाइक, कमेंट और मोटिवेशन ही मुझे लगातार बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देता है। सच कहूँ तो अगर आप लोग साथ न दें, तो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज कंप्लीट कर पाना आसान नहीं होता। तो एक बार फिर देरी के लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पार्ट 3 का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया। अब बहुत हो गई बातें। चलिए दोस्तों, पार्ट 3 वहीं से शुरू करते हैं जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था। विला पर आगमन और एक्ट्रेस से मुलाकात। हम अपनी कार से सीधे उस विला के सामने पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही वह एक्ट्रेस भागते हुए बाहर आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसने चश्मा और मास्क लगा रखा था। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, उसने अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा और बहुत उम्मीद के साथ कहा, सो मास्टर, आप आ गए। वो बहुत डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ, आसमान भी गिर जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी बात सुनकर उसे थोड़ा भरोसा हुआ। उसने रोते हुए बताया कि उसने कई बड़े मास्टर्स को बुलाया था, लेकिन वे या तो डर कर भाग गए या पागल हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वे सब कमज़ोर थे। मैं उनसे अलग हूँ। मैं उन दुष्ट आत्माओं का इलाज करना जानता हूँ, जो खास तौर पर सुंदर महिलाओं को परेशान करती हैं। हमने साथ मिलकर विला के अंदर कदम रखा। वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था। सामान टूटा हुआ था और दीवारों पर खून के निशान थे। मेरी सहयोगी ने डरते हुए कहा, यह सब उस चीज ने किया है। उस एक्ट्रेस ने अपना मास्क और चश्मा उतारा। वह बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि वह हर रात इसे महसूस करती है। उसने अपनी ड्रेस थोड़ी हटाई और अपनी छाती पर वह भयानक काली पंजे के निशान जैसी आकृति दिखाई। वह देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कोई साधारण भूत नहीं है। इसके बाद उसने अपनी जांघ पर एक और बड़ा सा हाथ का काला निशान दिखाया। मैंने उसे दरिंदा कहा, क्योंकि ऐसी हरकतें करना किसी नीच आत्मा का काम है। यह सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि यह काम किसी भूत से करवाना बहुत ही गिरा हुआ काम है। मेरी सहयोगी ने भी तंज कसा कि बॉस, आप शायद उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। पर मेरा ध्यान सिर्फ उस शैतानी निशान पर था। मैंने उसके निशान को छूकर चेक किया ताकि मैं देख सकूं कि आत्मा की कितनी शक्ति बची है। वो रोते हुए बोली, सू मास्टर, मैंने उसे शांत रहकर सच बताने को कहा। उसने खुलासा किया, पिछले हफ्ते मुझे एक गुमनाम प्रशंसक ने एक पार्सल भेजा था, जिसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी बुद्ध की मूर्ति थी। वह अभिनेत्री बहुत घबराई हुई थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। उसने मुझे बताया कि उस मूर्ति की शक्ल बहुत डरावनी और शैतानी थी, और उसने अपने हाथों में एक कंकाल पकड़ रखा था। उसने आगे कहा कि डर के मारे उसने उसे स्टोर रूम में फेंक दिया था, लेकिन अगले ही दिन वह मूर्ति खुद ब खुद उसके बेड साइड टेबल पर आ गई। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है कोई सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने पूछा कि वह मूर्ति अभी कहाँ है। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि वह ऊपर बेडरूम में रखी है और वह उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। यह सुनते ही मैं उसे साथ लेकर ऊपर जाने लगा। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन सा दुष्ट मेरी क्लाइंट को निशाना बनाने की हिम्मत कर सकता है। ये मेरे लिए सीधी चुनौती थी। हम बेडरूम में पहुंचे तो बेड के पास वाली टेबल पर वो मूर्ति रखी हुई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसमें से अजीब सा धुआं निकल रहा था। अभिनेत्री ने डरते हुए कहा, यही वो मूर्ति है। मैंने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह नकली हंसते हुए बुद्ध का रूप था, जिसे इंसानी चर्बी और राख से बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे काला जादू करने वाले इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, मूर्ति से गुलाबी रंग का धुआं निकल पड़ा। वो कोई आम धुआं नहीं था, बल्कि लोगों को सम्मोहित करने वाला शैतानी धुआं था। मैंने तुरंत अभिनेत्री और अपनी साथी को पीछे हटने का इशारा किया और जोर से चिल्लाया, सावधान, यह सम्मोहन का धुआं है। देखते ही देखते वह पूरे कमरे में फैल गया, मानो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता हो। तभी धुएं के बीच से एक डरावना चेहरा उभरा। वह दुष्ट आत्मा मुझे लालच देते हुए बोली कि वो मुझे अमरता और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति दे सकती है। उसकी बात सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम जैसे कचरे को मुझसे बात करने की तमीज किसने दी। इसके बाद मैंने अपनी हथेलियों में दिव्य शक्ति इकट्ठा की और उसे चेतावनी देते हुए कहा, मैं सिर्फ खूबसूरत महिलाओं में दिलचस्पी रखता हूँ। तुम्हारे जैसे कचरे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इतना कहकर मैंने जोर से पुकारा, 5 बिजली का न्याय। हथेली की बिजली। अगले ही पल मेरी उंगलियों से सुनहरी बिजली निकली और सीधे उस शैतानी मूर्ति पर जा गिरी।
भयंकर धमाके के साथ वह मूर्ति चूर चूर होकर काली राख में बदल गई और कमरे में फैला सारा डरावना धुआं भी पूरी तरह गायब हो गया। तभी मेरे सिस्टम की आवाज़ गूंजी, दुष्ट आत्मा का खात्मा, इनाम 100 पॉइंट और पीस ब्लॉसम ताबीज। कुछ ही सेकंड में कमरे का माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया। अभिनेत्री ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सदमे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उस अभिनेत्री के शरीर पर मौजूद शैतानी निशान और उसके भीतर समा चुकी इन ऊर्जा को मैंने पूरी तरह साफ कर दिया था, लेकिन मैंने उसे चेतावनी दी कि उसके शरीर पर अभी भी उस दुष्ट आत्मा के कुछ निशान और घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। ये सुनकर वह डर गई और उसने मुझसे इस समस्या का स्थायी समाधान मांगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं इस जिम्मेदारी को अंत तक निभाऊंगा, लेकिन इसके लिए अब हमें एक विशेष और गहन उपचार की आवश्यकता होगी। मैंने समझाया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह शांत और एकांत वातावरण में ही की जा सकती है। इसके बाद अभिनेत्री ने बाथटब में गर्म पानी तैयार किया और इलाज की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सहयोगी बाहर दरवाजे के पास निगरानी करने लगी, जबकि मैं कमरे के अंदर उपचार की प्रक्रिया में जुट गया। बाहर खड़ी मेरी सहयोगी इस पूरी स्थिति को देखकर काफी असहज महसूस कर रही थी। मैंने उसे समझाया कि वह शांत रहे और बाहर पहरा देती रहे, क्योंकि अंदर का काम मुझे पूरा करना था। समय बीतने के साथ कमरे के भीतर से आती आवाजों को सुनकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसे लगने लगा कि शायद अंदर कोई सामान्य उपचार नहीं चल रहा है। उसके चेहरे के बदलते भाव और शर्म से लाल होते गाल साफ बता रहे थे कि वह इस अनोखे इलाज के तरीके को लेकर संदेह करने लगी थी। बाथरूम के बाहर मेरी सहयोगी मिंग युए गुस्से और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। वह दरवाजे के सामने पैर पटकते हुए बड़बड़ा रही थी, ये कैसा इलाज है? आखिर कौन सी बीमारी ऐसी आवाजों से ठीक होती है? उसका चेहरा गुस्से और शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। कुछ देर बाद वह दरवाजे पर खड़ी होकर और भी जोर से चिल्लाने लगी, बदमाश बॉस, खराब बॉस, कल रात मुझे स्वीट हार्ट बुला रहे थे और आज एक फिल्म स्टार के साथ कमरे में बंद है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह तुरंत शर्म से अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बाथरूम के अंदर मैं बाथटब में बैठी अभिनेत्री के पेट पर हाथ रखकर उसके शरीर में बची हुई काली ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था। तभी पानी के भीतर एक काला बुलबुला फूटा और उसके साथ ही सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। इसका मतलब था कि उस दुष्ट आत्मा का पूरी तरह अंत हो चुका था। इलाज खत्म होते ही अभिनेत्री ने राहत की लंबी सांस ली और कृतज्ञता से मेरी तरफ देखते हुए बोली, सु मास्टर, आपका बहुत धन्यवाद। मेरा शरीर अब इतना हल्का महसूस हो रहा है जैसे मैं बादलों पर तैर रही हूँ। मैंने उसे सहारा देकर टब से बाहर निकाला और बेडरूम में ले जाकर आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके शरीर पर मौजूद सभी शैतानी निशान पूरी तरह गायब हो चुके थे। वह खुशी से मुस्कुराई और मुझे भगवान जैसा डॉक्टर कहकर पुकारने लगी। इसके बाद मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और कमरे में धूप आने लगी। मैंने उसे बताया कि मेरा काम पूरा हो चुका है और अब मुझे निकलना होगा। साथ ही मजाक में उसे याद भी दिलाया कि 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह घबरा गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कृपया मत जाइए, मुझे डर लग रहा है कि वह चीज़ फिर वापस आ जाएगी। क्या आप आज रात यहीं नहीं रुक सकते? मेरा घर भी बड़ा है और बेड भी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये अभिनेत्री तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक आपातकालीन इनाम का नोटिफिकेशन दिखाई दिया। किसी रहस्यमयी घटना की जांच के लिए 80 लाख रुपए का इनाम और एक कमर्शियल दुकान देने का ऑफर था। मेरे लिए ये नए ऑफिस का इंतजाम करने का सुनहरा मौका था। इसलिए मैंने अभिनेत्री के आग्रह को विनम्रता से ठुकरा दिया और उसे अपनी तरफ से एक सुरक्षा ताबीज दे दिया। मैंने उसे समझाया कि यह ताबीज उसे बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखेगा और अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी हुई तो वो मुझे किसी भी समय फोन कर सकती है। फिर मैं और मिंग युए अपनी अगली रहस्यमयी मिशन की ओर रवाना हो गए। रास्ते में मिंग युए ने मुझे छेड़ते हुए कहा, बॉस, आप भी कमाल हैं, इतनी बड़ी सुपरस्टार खुद आपको रोक रही थी और आपने बिना पीछे देखे मना कर दिया। कोई और आदमी होता तो उसके होश ही उड़ जाते। मैंने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, मिंग युए, मैं कोई रंगीन मिजाज इंसान नहीं हूं, मैं एक सिद्धांतों वाला तियांशी हूं। मेरी बात सुनकर वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ बॉस, मैं समझती हूँ, आप बस लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद हम शहर की बदनाम जिंदिंग बिल्डिंग के सामने पहुंचे। रात का अंधेरा, ऊपर मंडराते काले बादल और चारों तरफ फैला सन्नाटा इस जगह को किसी मौत के अड्डे जैसा बना रहे थे। हमने अपनी पुरानी कार पार्क की और बाहर निकल आए। माहौल इतना भारी था कि मिंग युए भी घबराकर बोली, बॉस, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि खोली। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग का असली रूप मेरी आंखों के सामने आ गया। दूर से यह एक विशाल कंकाल जैसी दिखाई दे रही थी और उसके चारों तरफ भयानक दुष्ट ऊर्जा जमा हो रही थी। मैंने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण इमारत नहीं है, इसे ऐसे बनाया गया है जैसे किसी मकबरे को बनाया जाता है। यहाँ कोई जानबूझकर आत्माओं को पाल रहा है और उनकी शक्ति बढ़ा रहा है।
मेरी बात सुनकर मिंग युए के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बावजूद उसने अपना फोन निकाला और पूरी घटना की लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। तभी मुझे अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, शश, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। साफ था कि 80 लाख के इनाम और दुकान के लालच में कोई और भी इस खतरनाक जगह तक पहुंच चुका था। हम सावधानी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। तभी हमने देखा कि एक दूसरी टीम अपने आधुनिक उपकरणों के साथ पहले से वहां मौजूद थी। मेरे सामने खड़ी उस हंटिंग टीम के सारे उपकरण लगातार चेतावनी दे रहे थे। उनका तकनीकी विशेषज्ञ घबराकर चिल्लाया, टीम लीडर, यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा का स्तर नियंत्रण से बाहर है। ये किसी साधारण आत्मा का काम नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर टीम का गंजा लीडर भी बेचैन हो गया, लेकिन फिर भी वो हाथ में तलवार पकड़े खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं और मिंग युए अंधेरे गलियारे से बाहर निकलकर उनके सामने आ गए। हमें देखते ही वो गंजा आदमी भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातों में साफ घमंड झलक रहा था। मिंग युए को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत जवाब दिया, हम भी यहाँ इनाम लेने आए हैं और मेरे बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। ये सुनते ही पूरी टीम हंसने लगी। गंजे आदमी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लड़का, इसमें ऐसी क्या खास बात है? उसकी बातें सुनकर मिंग युए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, अपनी जुबान संभालो और एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि यहाँ तुम 3 नहीं 4 लोग खड़े हो? मेरी बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल एक युवक की परछाई के भीतर से काला हाथ निकला और उसने उसका गला जकड़ लिया। वो दर्द और डर से चीख पड़ा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पूरी टीम घबरा गई। मिंग युए भी तुरंत आगे बढ़ी और अपने हथियार से हमला करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, रुको, अगर अभी हमला किया तो उस आत्मा से पहले अपने ही साथी को मार दोगी। अब पूरी टीम की उम्मीदें टूट चुकी थीं। वे घबराकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर उसे बचाना चाहते हो तो अब मेरी बात माननी होगी। स्थिति की गंभीरता समझते ही गंजे आदमी का सारा घमंड गायब हो गया। उसने तुरंत सिर झुकाकर विनती की, मास्टर, कृपया मेरे साथी को बचा लीजिए। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अगले ही पल मैंने अपनी दिव्य शक्ति सक्रिय कर दी। सुनहरी रोशनी की लहर पूरे भवन में फैल गई और अंधेरे को चीरते हुए हर कोना चमक उठा। फिर मैंने अपनी हथेली उठाई और शक्तिशाली बिजली का प्रहार किया। जैसे ही दिव्य शक्ति उस काले साये से टकराई, वह दर्द से चीख उठा और युवक के शरीर से अलग हो गया। कुछ ही सेकंड में वो साया सिकुड़कर एक छोटे से काले पुतले जैसा बन गया और मेरी शक्ति के जाल में फंस गया। खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह युवक अब सुरक्षित था और धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ये सब देखकर मिंग युए और पूरी हंटिंग टीम स्तब्ध रह गई। कुछ देर पहले जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वही सम्मान से मेरी ओर देख रहे थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो अब बताओ, क्या मेरे पास यहाँ रहने की योग्यता है? मेरी बात सुनते ही गंजे आदमी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और आदर से सिर झुकाकर बोला, मास्टर, आप ही असली विशेषज्ञ हैं। कृपया हमें रास्ता दिखाइए। अब इस खौफनाक जिंडिंग बिल्डिंग की असली सच्चाई सामने आने वाली थी, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे उनके साथ मिलकर काम करना अपनी क्षमता का अपमान और समय की बर्बादी लग रहा था। मेरी नज़र में वे लोग अभी उस स्तर तक पहुंचे ही नहीं थे जहां वे इस खतरे को समझ सके। इसके बाद मैंने मिंग युए को गंभीर आवाज में चेतावनी दी कि ऊपर की मंजिलों पर जो कुछ हमारा इंतजार कर रहा है वह अब तक मिले किसी भी भूत या दुष्ट आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस बार मामला सच में खतरनाक था। बिल्डिंग का मुख्य लिफ्ट काफी समय से खराब पड़ा था, लेकिन जब मैंने लिफ्ट शाफ्ट को ध्यान से देखा तो तुरंत समझ गया कि यही इस पूरी इमारत के रहस्य तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता है। ये रास्ता सीधे उस जगह तक जाता था जहां इस दुष्ट ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ था। मैंने बिना समय गंवाए अपनी 2 रक्षक आत्माओं को बुलाया। अगले ही पल चो लिंग और चू लिंग मेरे सामने प्रकट हो गईं। दोनों मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा में शांत खड़ी थीं। मैंने उन्हें आदेश दिया कि हमें तुरंत बिल्डिंग की छत तक पहुंचाया जाए। जैसे ही वे हमें लेकर हवा में उठी, नीचे खड़ी हंटिंग टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो 2 खूबसूरत महिलाएं अभी उनके सामने खड़ी थीं, वे वास्तव में बेहद शक्तिशाली आत्माएं थीं। हवा में उड़ते हुए हम तेजी से ऊपर बढ़ने लगे। मिंग युए रोमांच और डर के मिले जुले एहसास से चीख उठी, जबकि मैं पूरी तरह शांत था और इस सफर का आनंद ले रहा था। रास्ते में मेरी दोनों रक्षक आत्माएं अपनी वफादारी जताने लगी। वे लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि वे मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। उनकी बातें सुनकर मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और माहौल को हल्का बनाए रखा। कुछ ही देर बाद हम बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। वहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस दृश्य पर नहीं था। मेरी नजरें छत पर फैली हुई असामान्य नकारात्मक ऊर्जा को परख रही थीं।
दूसरी तरफ मिंग यूए अपने लाइव स्ट्रीम कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। छत पर पहुंचते ही मुझे इस जगह की असली सच्चाई समझ आ गई। पहली नज़र में वे लोग साधारण मजदूर लग रहे थे, जो लगातार ईंटें और सीमेंट ढोकर इमारत का काम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा तो पता चला कि वे सभी धराबद्ध आत्माएं थीं। ये वे लोग थे जो अपनी मौत के समय गहरी इच्छाएं और अधूरे सपने लेकर मरे थे। किसी श्राप के कारण उनकी आत्माएं इसी जगह पर कैद हो गई थीं। अब वे दिन रात वही काम दोहरा रहे थे जो मरने से पहले किया करते थे, और इस अंतहीन चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते थे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें आवाज दी। मेरी बात सुनकर उनमें से एक आत्मा धीरे धीरे आगे आई। वह किसी पुराने फोरमैन की तरह दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर वे लोग इस हालत में क्यों फंसे हुए हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सच्चाई बताई। उसने कहा कि यह सब एक लाल कपड़े वाली रहस्यमयी महिला की वजह से हुआ है। वही उन सभी को लगातार इमारत बनाने का आदेश देती है। उसने उनसे वादा किया था कि जैसे ही ये इमारत पूरी होगी, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा और उन्हें नया जीवन मिल जाएगा। इसी झूठी उम्मीद के सहारे वे वर्षों से काम करते चले आ रहे थे। उसकी बात सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैंने उस लाल कपड़े वाली महिला के बारे में और पूछा। इस बार सभी आत्माओं ने एक साथ छत के बीचों बीच बने एक विशाल खंभे की तरफ इशारा किया। मेरी नज़र जैसे उस खंभे पर पड़ी, मैं समझ गया कि यही इस पूरी जगह का केंद्र है। खंभे पर अजीब ताबीज चिपके हुए थे और उसके चारों ओर खून जैसी लाल नसों का जाल फैला हुआ था। वे लाल रेखाएं पूरी इमारत में फैलकर हर कोने में नकारात्मक ऊर्जा पहुंचा रही थीं। ये किसी साधारण श्राप का काम नहीं था। हवा में फैली नकारात्मक ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। मैंने अपना जादुई हथौड़ा मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ उस रहस्यमयी खंभे पर प्रहार कर दिया। जैसे ही हथौड़ा उससे टकराया, पूरा खंभा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अगले ही पल उसके भीतर कैद नकारात्मक ऊर्जा धुएं के विशाल गुबार के रूप में बाहर निकल पड़ी। छत पर मौजूद सभी आत्माएं डर के मारे पीछे हट गईं और चारों तरफ भयावह सन्नाटा छा गया। तभी उस घने धुएं के बीच से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह हमारे सामने आ गई। वह लाल वस्त्रों में लिपटी एक दुल्हन थी। उसके शरीर पर खून के निशान थे और पैरों में भारी जंजीरें बंधी हुई थीं। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे किसी ने बेहद क्रूर तरीके से इस खंभे में कैद किया था। मिंग युए यह दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा गई। वह कांपती हुई बोली, बॉस, ये तो बहुत डरावनी है। मैंने इससे पहले ऐसी आत्मा कभी नहीं देखी। मैंने शांत स्वर में उसे समझाया कि यह एक शक्तिशाली लाल वस्त्र आत्मा है। जीवन में उसे धोखा मिला था और मौत के बाद उसकी आत्मा को जबरन यहां बांध दिया गया। पुनर्जन्म का रास्ता उससे छीन लिया गया, इसलिए उसके भीतर सिर्फ नफरत और बदले की आग बची थी। तभी वह दुल्हन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी हालत देखकर मैंने कहा, इतने सालों से यहां फंसी हो, कम से कम अपना ध्यान तो रख लेती। मेरी बात सुनते ही उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने दर्द और क्रोध से भरी चीख लगाई और उसके शरीर से लाल रंग की भयावह ऊर्जा निकलने लगी। अगले ही पल उसने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने तुरंत अपनी दोनों रक्षक आत्माओं चुलिंग और चूलिंग को आदेश दिया। वे बिजली की गति से आगे बढ़ी और मेरे सामने सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हो गई। दोनों पक्षों की शक्तियां आपस में टकराईं और पूरी छत कांप उठी। लड़ाई हर पल और भी खतरनाक होती जा रही थी। अचानक उस दुल्हन ने अपनी सबसे शक्तिशाली विधि का उपयोग किया। उसके चारों ओर रक्त जैसी ऊर्जा घूमने लगी और पूरी इमारत हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सारी शक्ति एक ही बार में झोंक देना चाहती हो। मैंने भी अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह केंद्रित किया और अपने जादुई हथौड़े को उठाया। अगले ही पल में बिजली की तरह आगे बढ़ा और पूरी ताकत से उस पर प्रहार कर दिया। धमाके की आवाज दूर तक गूंज उठी। मेरा हमला इतना शक्तिशाली था कि वह दुल्हन सीधा पीछे जा गिरी। उसकी शक्ति बुरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत की आग जल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और अपने हथौड़े की नोक से उसे ऊपर उठाते हुए बोला, अब भी कुछ कहना चाहती हो? घायल होने के बावजूद उसने दांत पीसते हुए चीख कर कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज में अब भी वही बदले की आग थी। साफ था कि ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली रहस्य और भी गहरा होने वाला था। दोस्तों, पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पार्ट 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और सच कहूं तो मैं भी इस कहानी का अंत आपको दिखाने के लिए उतना ही उत्साहित हूं। फिलहाल पार्ट 4 पर काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं कई और सीरीज और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा हूं, जो बहुत जल्द एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं। इसी वजह से कभी कभी वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन एक बात का वादा है, इस सीरीज को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। पार्ट 4 इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग होने वाला है, जहां सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा
और इस कहानी का पूरा अंत देखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले संडे तक पार्ट 4 लेकर जाऊं और इसी के साथ इस पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर दूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि पार्ट 4 आते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताना पार्ट 4 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द मैक रैंकर